नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन जैसी है। तो सवाल ये उठता है कि इसे आखिर समझा कैसे जाए। चलिए आज हम इसके सबसे जरूरी हिस्सों को, मतलब इसके जो मेन पिलर्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम सिविल सर्विस एग्जाम के कुछ जरूरी सवालों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी बड़ी इकॉनमी आखिर चलती कैसे है? देखिए, ये कुछ बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी है, और अगर हम इन स्तंभों को समझ गए ना, तो पूरी पिक्चर अपने आप साफ हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो आज की हमारी बातचीत इन 4 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इकॉनमी की नींव की, यानी एग्रीकल्चर की। फिर देखेंगे कि सरकार का क्या रोल है। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, जो है हमारी नींव, यानी एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन। देखिए, जैसे कोई भी मजबूत इमारत अपनी नींव पर खड़ी होती है, ठीक वैसे ही भारत की आर्थिक कहानी की शुरुआत भी जमीन से ही होती है, मतलब कृषि से। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है। जो सोर्स मटेरियल है वो साफ कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही इंडियन इकोनॉमी का बेस है, उसकी बुनियाद है। सोचिए, देश को खाना, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल और करोड़ों लोगों को रोजगार, सब यहीं से तो मिलता है। प्रोडक्शन का स्केल समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए, क्या कमाल का है। जरा सोचकर देखिए, देश का 50% सिल्क, मतलब आधा रेशम, सिर्फ एक ही राज्य से आता है, कर्नाटक। ये दिखाता है कि कैसे कुछ खास इलाके कुछ खास चीजों के पावर हाउस बन जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें गेहूं जैसी अहम फसल में भी दिखता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये तीनों राज्य मिलकर देश के गेहूं प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालते हैं। ये आंकड़े हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना विशाल है। अच्छा, सरकार ने भी टाइम टाइम पर एग्रीकल्चर में और वैरायटी लाने के लिए पॉलिसीज बनाई हैं। जैसे ब्लू रेवोल्यूशन को ही ले लीजिए, इसने मछली उत्पादन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। तो वहीं गोल्डन रेवोल्यूशन का पूरा फोकस हॉर्टिकल्चर पर था, मतलब फल, सब्जियां और शहद जैसी चीजों पर। लेकिन एक सवाल है, इतने बड़े एग्रीकल्चरल सेक्टर को पैसा कहाँ से मिलता है? यहीं पर नाबार्ड जैसी संस्थाओं का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक स्पेशल बैंक है जिसका मेन काम ही एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस देना है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, जिसे हम इकोनॉमी का इंजन भी कह सकते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर नींव है, तो सरकार और उसकी पॉलिसीज वो इंजन है जो इस पूरी मशीन को चलाते हैं और उसे सही दिशा देते हैं। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मापने का सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? एक शब्द है जो हम सब ने सुना है, जीडीपी। पर इसका असली मतलब क्या है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एक तरह से हमारी इकोनॉमी का एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। सिंपल भाषा में ये एक साल के अंदर देश की बाउंड्री में बने सारे सामान और दी गई सारी सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि देश आर्थिक तरक्की कर रहा है। तो सवाल यह है कि ये इतना ज़रूरी डेटा आता कहाँ से है? तो ये जिम्मेदारी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ की। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती है और डेटा पब्लिश करती है। इसी से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। अब बात करते हैं कि सरकार अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करती है। मोटे तौर पर यह एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, टैक्स और दूसरे तरीकों से पैसा यानी रेवेन्यू इकट्ठा करना। स्टेप 2, उस पैसे को डेवलपमेंट स्कीम्स और सर्विसेज पर खर्च करना। और स्टेप 3, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना, जिसे हम सब बजट के नाम से जानते हैं। सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 में जब ये लागू हुआ तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। इसका मकसद था पूरे देश में एक जैसा और आसान टैक्स सिस्टम बनाना। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए? मतलब जितना पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। ये काफी कॉमन सिचुएशन है, लेकिन इकोनॉमी के लिए इसका एक खास मतलब होता है।
खर्च और कमाई के इसी अंतर को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। ये वो अमाउंट है जो सरकार को एक साल में अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ता है, और ये इकोनॉमी की हेल्थ का एक बहुत ही ज़रूरी इंडिकेटर है। और अब बारी है हमारे तीसरे पिलर की, जिसे हम कह सकते हैं इकोनॉमी की पाइपलाइन, मतलब हमारा बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम। ये बिल्कुल उस प्लम्बिंग सिस्टम की तरह है जो ये पक्का करता है कि पैसा, जो इकोनॉमी का ब्लड है, वो सही तरीके से हर जरूरी हिस्से तक पहुंचता रहे। इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1935 में इसकी स्थापना हुई, फिर 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, और 1966 में एक और बड़ी घटना हुई, रुपए का दूसरी बार डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसीज के मुकाबले कम कर देती है ताकि देश से एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। अच्छा, इसी फाइनेंशियल पाइपलाइन का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है पैन कार्ड। ये जो 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ना, ये हर बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है। इससे पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। पर फाइनेंशियल सिस्टम का काम सिर्फ बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस तक ही नहीं है। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है माइक्रो क्रेडिट, जिसे बैंकिंग विद द पुअर भी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे लोन देकर लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की जाती है। और आपको पता है, इसकी सफल शुरुआत हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई थी। तो हमने 3 पिलर्स को समझ लिया, एग्रीकल्चर की नींव, सरकार का इंजन और बैंकिंग की पाइपलाइन। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक डायनामिक इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर कैसे बनाते हैं। तो अगर इसे समराइज करें तो एग्रीकल्चर एक मजबूत नींव देता है, सरकार एक इंजन की तरह अपनी पॉलिसीज से इकोनॉमी को डायरेक्शन देती है, और बैंकिंग सिस्टम एक अच्छी पाइपलाइन की तरह ये पक्का करता है कि पूरे सिस्टम में पैसे का फ्लो बना रहे। यही तीनों पिलर्स मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। ये पिलर्स आज हमारी इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, ये तो ठीक है, पर सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में क्या होगा। क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर असर, टेक्नोलॉजी में आ रहे तेज बदलाव, या फिर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो इन स्तंभों की मजबूती को टेस्ट करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।